अल्ताफ हुसैन का डॉक्टर आसिम को फोन। मुस्तफा कमाल को एमपीए बनाने वाला कौन था? रऊफ सिद्दीकी को कॉल किसने की थी? 24 घंटे काम कहां हो रहा था और किसके नाम का फैक्स आया था? जुलाई, एमक्यूएम के लंदन सेक्रेटेरिएट में फैक्स पर फैक्स आए जा रहे थे और उन फैक्स में यह लिखा हुआ था कि ये क्या पॉलिसी हो गई है हुकूमत की, या फिर एमक्यूएम की ये पॉलिसी हो गई है कि केएमसी में काम करने वाला एक मुलाजिम को एमपीए का टिकट दिया जा रहा है। सब लोग हैरत ज़दा थे कि यह आखिर शख्स कौन है और किसके लिए ये बात आ रही है। ये फैक्स जिस शख्स ने रिसीव किए उसका नाम था अनीस एडुकेट। अनीस एडुकेट की एक ज़माने में लंदन सेक्रेटेरिएट के अंदर अहम पोजीशन थी। अहम पोजीशन इस हवाले से थी कि कई अहम फैसलों में, बल्कि तमाम अहम फैसलों में अनीस एडुकेट का कोई ना कोई किरदार होता था। ये फैक्स जब अनीस एडुकेट को मिलते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि मुस्तफ़ा कमाल को टिकट एमपीए का क्यों दिया जा रहा है जबकि वो सरकारी मुलाजिम है। कहानी यहां से शुरू नहीं होती, बल्कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं। डॉक्टर इमरान फारूक अपनी रुपोशी को खत्म करके लंदन पहुंच चुके होते हैं और क्योंकि उन्होंने एक बड़ा तवील अरसा जलावतनी में गुजारा होता है और काफ़ी अरसा पाकिस्तान के अंदर रुपोशी में गुजारा होता है, इसलिए उन्हें उन 10 से 12 सालों के अंदर होने वाली तब्दीलियों का वो इल्म नहीं होता जो कि लंदन सेक्रेटेरिएट के लोगों को होता है। डॉक्टर इमरान फारूक का अपना एक मिजाज था और इस मिजाज की वजह से कई बार उनके एमक्यूएम के अहम अहदेदारों और ख़ुद अल्ताफ हुसैन साहब से नाराज़गियाँ हो जाया करती थी। ये नाराज़गियाँ मामूल का हिस्सा थी। 92 के एमक्यूएम पर होने वाले ऑपरेशन के फौरन बाद इलेक्शन हुए थे और उस इलेक्शन में एमक्यूएम ने कौमी असेंबली का बाइकॉट किया था और सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ा था। फिर 97 में इलेक्शन हुए थे, लेकिन उस दौरान भी एमक्यूएम पर ऑपरेशन का सिलसिला जारी था। 1999 में परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार में आने के इब्तदाई सालों में एमक्यूएम की पर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई थी, लेकिन 2001 के बल्दियाती इलेक्शन के बाद जिसमें एमक्यूएम ने बाइकॉट किया था, उसके बाद से एमक्यूएम पर खुसूसी नजर करम किया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि जल्द एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा बनेगी और एमक्यूएम परवेज मुशर्रफ साहब की बहुत करीबी अलाई होगी। 10 अक्टूबर 2002 में नए इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है और एंड जैसे ही ये अनाउंसमेंट होता है जून के महीने में, वहां पर दिन रात काम शुरू हो जाता है। लंदन सेक्रेटेरिएट में लिस्टें बनना शुरू हो जाती हैं कि किन्हें टिकट देने हैं और किसे टिकट नहीं देना। इस सारी सूरत हाल में वहां पर 24 घंटे काम शुरू हो जाता है। 24 घंटे काम की सूरत में डॉक्टर इमरान फारूक साहब भी मसरूफ़ होते हैं, लेकिन उनकी तबीयत या उनका मिजाज इस तरह का होता नहीं है। वो 12-12 घंटे ऑफिस नहीं होते थे और वो आराम कर रहे होते थे, जबकि यहाँ पर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा था। उस ज़माने में डॉक्टर इमरान फारूक एमक्यूएम के कन्वीनियर होते थे। एक दिन इस बात पर लंदन सेक्रेटेरिएट में और ख़ास तौर पर अल्ताफ हुसैन साहब उनसे ये कहते हैं
कि आप यहाँ पर वक्त दीजिए, लेकिन वो वक्त नहीं दे पाते और फिर ये फैसला होता है कि डॉक्टर इमरान फारूक साहब को फ़िलहाल कन्वीनियरशिप से हटा दिया जाए। अब इस सारे मरहले में कन्वीनरशिप का ओहदा कौन संभाल सकता है? एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी कि जो लंदन सेक्रेटेरिएट से वाकिफ़ हो, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के मिजाज से वाकिफ़ हो और उसके साथ साथ पूरे जो पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के साथ तमाम लोगों से उसके रवाबित भी बेहतर हो। इस सूरत हाल में एक नाम पर गौर किया जाता है और वो नाम होता है डॉक्टर इशरतुल इबाद। आपका ख्याल यकीनी तौर पर यह होगा कि डॉक्टर इशरतुल इबाद तो 92 के बाद से लंदन में थे और लंदन सेक्रेटेरिएट में ही थे, तो फिर यकीनी तौर पर उन्हें तलाश करना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन बात यह थी कि जब ये इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है, उस वक्त डॉक्टर इमरान फारूक तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं और इशरतुल इबाद उनकी सपोर्ट तो कर रहे होते हैं, मगर इशरतुल इबाद उस वक्त अपने कारोबार में की तरफ तवज्जो देने की कोशिश करते हैं, जो उन्होंने 8-10 साल मुश्किल में गुजारे होते हैं। अब उनका ख्याल होता है कि कुछ अपना कारोबार बेहतर किया जाए। अल्ताफ़ हुसैन साहब डॉक्टर इशरतुल इबाद को कॉल करते हैं और कहते हैं कि लंदन सेक्रेटेरिएट में आया जाए। जब इशरतुल इबाद वहाँ आते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि देखें इस वक्त क्या सूरत हाल है और इलेक्शन बहुत ज़्यादा करीब है और इमरान फारूक साहब वक्त नहीं दे पा रहे, तो आप MKM की कन्वीनरशिप संभालें और ये मैं आपसे कह रहा हूँ। इशरतुल इबाद उस वक्त मना करते हैं और कहते हैं कि जी मैं इस वक्त क्योंकि थोड़ा सा अपने कारोबारी मामलात में भी हूँ तो मैं नहीं आ सकता। अल्ताफ़ हुसैन साहब का अपना एक मिजाज है, उन्होंने फ़ौरन कहा कि अगर तुम नहीं आते तो फिर मेरे जनाजे में भी मत आना, वगैरह 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 बहुत सारी बात की और फिर उसके बाद इशरतुल इबाद ने वो ओहदा कबूल कर लिया। अब MKM के कन्वीनियर इशरतुल इबाद थे और इलेक्शन सर पर मौजूद थे। इस सूरत हाल में लिस्टें बनना शुरू होती हैं और कहा ही जाता है कि तमाम जितने भी सेक्टर्स हैं वो अपने अपने इलाकों के उन लोगों के नाम दें कि जिन्हें वो समझ सकते हों कि यहाँ पर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब इस इलेक्शन के लिए हर जगह से, सेक्टर से, मुख्तलिफ जगहों से लोगों की सीवियाँ आना शुरू हो जाती हैं और उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद उस वक्त MKM का काम कर रहे होते हैं, उनकी सीवियाँ और उनके नाम भी आना शुरू हो जाते हैं। पिछले दिनों मैं एक वीलॉग देख रहा था, बल्कि एक पॉडकास्ट देख रहा था कि जिसमें अब्दुल रऊफ़ सिद्दीकी साहब ये फरमाते हैं कि वो सऊदी अरब में थे और उन्हें इलेक्शन का कहा गया। दर हकीकत अब्दुल रऊफ़ सिद्दीकी साहब यानी रऊफ़ सिद्दीकी साहब मुहिबान पाकिस्तान नाम का एक बल्कि तंजीम चलाते थे और वो सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन और इन तमाम इलाकों को देखा करते थे। रऊफ़ सिद्दीकी साहब का भी नाम वहाँ पर गया हुआ था। सिर्फ रऊफ़ सिद्दीकी का नाम नहीं बल्कि कई अहम लोगों का नाम था। उसमें से एक अहम नाम डॉक्टर आसिम भी था, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब रहनुमा कहलाते हैं और आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी दोस्त कहलाते हैं। डॉक्टर आसिम साहब के अल्ताफ़ हुसैन साहब से बड़े करीबी ताल्लुकात थे और इस वक्त वो कनाडा के अंदर मौजूद थे। अल्ताफ़ हुसैन साहब अनीस एडवोकेट से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि डॉक्टर आसिम भी MKM के टिकट पर इलेक्शन लड़े, तुम उनसे राब्ता करो। अनीस एडवोकेट राब्ता करते हैं और राब्ता कर डॉक्टर आसिम को अल्ताफ़ हुसैन का ये पैगाम देते हैं। डॉक्टर आसिम ये कहते हैं कि मेरी अल्ताफ़ हुसैन से बात करवाई जाए और अल्ताफ़ हुसैन साहब और डॉक्टर आसिम के पहले ही बड़े करीबी ताल्लुकात थे का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब शायद वो ताल्लुकात मौजूद नहीं है। तो वो राब्ता करते हैं और उनसे फिर बात करते हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब उन्हें कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम इलेक्शन लड़ो, लेकिन डॉक्टर आसिम साहब ये कहते हैं कि मेरा बिज़नेस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और मेरे पास कारोबारी मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं MKM के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसी में मुहिबान पाकिस्तान का नाम भी आता है और रऊफ़ सिद्दीकी साहब का भी नाम आता है। उस वक्त जिन जिन के भी CVs मंगवाए जाते थे या जिन जिन के भी इंटरव्यू करने होते थे, उसमें चंद नाम बहुत अहम थे। जिस तरह मैंने आपको डॉक्टर इशरतुल इबाद कहा, फिर उसी दौरान वापस आ गए थे इमरान
फारूक साहब, इमरान फारूक साहब, फिर उसके साथ साथ अनीस एडवोकेट और दीगर कई लोग उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे। जब ये मामला चलता रहा और फिर नाम फाइनल हुआ रऊफ़ सिद्दीकी साहब का भी, क्योंकि रऊफ़ सिद्दीकी साहब उस वक्त काफ़ी फ़ंड भी एमक्यूएम को दिया करते थे, ख़ुसूसन ऑपरेशन के ज़माने में, और उनकी ज़िम्मेदारियों में ये शामिल था कि वो सऊदीया, यूएई इन सब जगहों से फ़ंड जमा करते और फिर वो मुहिब्बान पाकिस्तान नाम के इदारे के थ्रू वहाँ से लंदन सेक्रेटेरिएट या फिर एमक्यूएम को पाकिस्तान में वो पैसे मुंतकिल होते थे। इसलिए मुहिब्बान पाकिस्तान के हवाले से रऊफ़ सिद्दीकी का नाम बहुत अहम था और उन्हें फिर बाद में इशरतुल इबाद साहब फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और आपको पाकिस्तान पहुँचना है, जिसके बाद रऊफ़ सिद्दीकी साहब पाकिस्तान आते हैं। अच्छा, ये मामला सिर्फ रऊफ़ सिद्दीकी साहब तक नहीं होता, उसमें बहुत सारी सीवियाँ भी आ रही होती हैं। जिस तरह मैंने अपने प्रोग्राम के इब्तदाइये में कहा कि लंदन सेक्रेटेरिएट में एक रात में कई फैक्स आते हैं। उन फैक्स में लिखा होता है कि क्या ये पॉलिसी का हिस्सा है और ख़ास तौर पे जो सरकारी मुलाजिम हैं वो क्या इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसमें नाम आता है मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी। उनके ख़िलाफ़ किसी ने शिकायतें दी गई होती हैं कि जनाब ये तो सरकारी मुलाजिम है और ये इलेक्शन 2002 का कैसे लड़ सकते हैं। ऐलान होता है कि जनाब जो पाकिस्तान में राब्ता कमेटी के अहम लोग हैं वो और दीगर लोग बैठकर ये तय करेंगे कि किसे जो है वो टिकट देना है या नहीं देना है। मीटिंग शुरू होने से पहले ही, क्योंकि वो फैक्स अनीस एडवोकेट के पास मौजूद होते हैं, तो अनीस एडवोकेट वहाँ पर जुल्फ़िकार हैदर, अनवर साहब और दीगर लोग मौजूद होते हैं, तो उनमें ज़िक्र करते हैं कि यार ये मुस्तफ़ा कमाल कौन है, क्योंकि उस वक्त तक इन्हें कोई नहीं जानता होता, ना ही कोई इन्हें पहचान रहा होता है। तो कहते हैं कि इसके मुतालिक ये शिकायत आ रही, बल्कि वो ये कहते हैं कि क्या सरकारी मुलाजिम को टिकट दिया जा सकता है, ये मुस्तफ़ा कमाल कौन है। तो ये बात सुनकर जुल्फ़िकार हैदर फ़ौरन अनीस एडवोकेट से ये कहते हैं कि आओ चलो ज़रा बाहर चलकर सिगरेट पीते हैं। ये दोनों शीशा खोलकर बाहर लॉन की तरफ जाते हैं और वहाँ सिगरेट पीते हैं और जुल्फ़िकार हैदर ये कहते हैं कि अनीस एडवोकेट से कि मुस्तफ़ा कमाल एक सरकारी मुलाजिम ज़रूर है, लेकिन इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स को तब्दील कर दिया गया है और जल्द जो है वो हम सब हटा देंगे, आप सिर्फ इनके नाम को फ़ाइनल करें। दूसरी तरफ जुल्फ़िकार हैदर बड़ा अहम किरदार होते हैं। जुल्फ़िकार हैदर उस ज़माने में कि जब एमक्यूएम पर ऑपरेशन हो रहा होता है, उस वक्त लीगल एड के वो अहम रुकन होते हैं और साथ साथ जो 90 के बहुत सारे मामलात होते हैं उसे भी देखा करते हैं। उस ज़माने में ही जुल्फ़िकार हैदर तमाम सेक्टर्स को ये हिदायत देते हैं कि कम से कम 3 से 4 लोग ऐसे नौजवान फ्रेश दिए जाएं कि जिन्हें कुछ 90 की जिम्मेदारियां दी जाए। उसी में से नॉर्थ कराची सेक्टर मुस्तफ़ा कमाल का नाम देता है और फिर मुस्तफ़ा कमाल की कुछ दिन वहाँ पर 90 का, जिसे बोर्ड कहा जाता है, यानी इसे टेलीफोन बोर्ड कहा जाता है, उसके जिम्मेदारियां संभालते हैं। वहीं पर क्योंकि ऑपरेशन के दिन होते हैं और लोगों की आमद और रफ्त कम होती है, इस सूरत हाल में जुल्फ़िकार हैदर और मुस्तफ़ा कमाल साहब के दरमियान दोस्ती हो जाती है। और जब ये इलेक्शन का मामला आता है तो मुस्तफ़ा कमाल साहब भी जुल्फ़िकार हैदर से कहते हैं कि मेरा भी नाम दिया जाए और जुल्फ़िकार हैदर ही वो शख्स होते हैं कि जो मुस्तफ़ा कमाल का नाम आगे प्रपोज़ करते हैं। उस वक्त क्योंकि कन्वेनियर इशरतुल इबाद होते हैं, जुल्फ़िकार हैदर राब्ता करते हैं, बल्कि मुलाकात करते हैं लंदन में इशरतुल इबाद से और इशरतुल इबाद से ये कहते हैं कि भाई ये लड़का बहुत अच्छा है। और जुल्फ़िकार हैदर साहब का एक अंदाज़ हुआ करता था, वो इस अंदाज़ में कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त अंग्रेज़ी बोलता है, बहुत ज़बरदस्त बात करता है, बिल्कुल फ्रेश ब्लड है, इसको एमपी बनाओ, ये बहुत ज़बरदस्त लड़का है। तो जुल्फ़िकार हैदर उस वक्त लॉबिंग करते हैं और इशरतुल इबाद, अनीस एडवोकेट सबसे कहते हैं कि ये लड़का बहुत अच्छा है और पढ़कर आया है और इसको ज़रूर लाया जाए। अच्छा, उस वक्त तक उनकी तंजीमी सरगर्मियाँ या तंजीमी हैसियत वो इतनी अहम नहीं होती है और लोग उसे इतना नहीं जानते, लेकिन जुल्फ़िकार हैदर से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं। मामला यहाँ रुकता नहीं है। जब मीटिंग बैठती है तो उस वक्त अनीस एडवोकेट ही इस नाम को प्रपोज़ करते हैं, क्योंकि अनीस एडवोकेट की जुल्फ़िकार हैदर से बहुत अच्छी दोस्ती होती है और जुल्फ़िकार हैदर की मुस्तफ़ा कमाल साहब से बहुत अच्छी दोस्ती होती है। तो वहाँ पर यह प्रपोज़ किया जाता है कि जनाब ये नाम दिया जाए और उस वक्त अनीस एडवोकेट नाम देते हैं। अनीस एडवोकेट उनकी तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि ये मलेशिया से आए हैं, बहुत अच्छी पढ़ रहे हैं और इस सलाहियत को उजागर करने के लिए वो उस वक्त अनवर साहब से कहते हैं कि ज़रा आप इनसे इंग्लिश में बात करें। और जब वो टेलीफोन पर उनसे इंग्लिश में बात करते हैं तो मुस्तफ़ा कमाल साहब अंग्रेज़ी में फर जवाब देना शुरू होते हैं और उस वक्त बहुत सारे लोगों की कमज़ोरी अच्छी अंग्रेज़ी भी होती है।
तो बहरहाल वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम होने लगता है और इशरतुल इबाद साहब पर पहले ही ये जुल्फ़िकार हैदर कह चुके होते हैं कि थोड़ी सी सिफारिश कर ली जाए, और इशरतुल इबाद भी उनकी सिफारिश कर देते हैं और तमाम लोग इस नाम को डन करते हैं, और डन करने के बाद उन्हें MPA का टिकट मिल जाता है। यहाँ से शुरू होती है मुस्तफ़ा कमाल की कहानी जुल्फ़िकार हैदर की वजह से। अब आप मुझसे ज़रूर 2-4 सवालात पूछेंगे, और वो सवालात इंतहाई अहम हैं। ये फ़ोन सिर्फ डॉक्टर आसिम को या मुस्तफ़ा कमाल को ही नहीं किए गए थे, ना ही रऊफ़ सिद्दीकी को किए गए थे। हैदर अब्बास रिज़वी साहब उस ज़माने में कनाडा में होते थे, उन्हें भी टेलीफोन किया गया था, और मेरे ख्याल से उन्हें भी उस ज़माने में अनीस एजुकेट ने ही फ़ोन किया था। इस तरीके से इशरतुल इबाद के मुतालिक जो ये बात कही जाती है कि सिर्फ रऊफ़ सिद्दीकी को फ़ोन किया था, उन्होंने सिर्फ रऊफ़ सिद्दीकी को फ़ोन नहीं किया था, बल्कि कई MPAs और MNS को जिन्हें टिकट मिल रहा था उन्हें फ़ोन किया था और बराह रास्त उनसे मालूमात भी दी थी। MQM के निज़ाम को जो लोग जानते हैं या जो पुराने सिस्टम से वाकिफ़ है, वो अच्छी तरीके से इस बात को समझते होंगे कि किस तरीके से दोनों जगह की राब्ता कमेटियाँ बैठकर नाम फाइनलाइज करने के बाद आगे दिया करती थी। उस ज़माने में तकरीबन 90% वो नाम के जो इस कमेटी ने फाइनलाइज़ किए थे, या जो इशरतुल इबाद के कन्वीनर के होते हुए जो फाइनलाइज़ किए थे, उसे अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ओके कर दिया था, और उसी में मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी नाम था कि जिसे फाइनलाइज़ किया गया था। जुल्फ़िकार हैदर कहाँ हैं? ये वो बड़ा सवाल है कि जिस शख्स ने मुस्तफ़ा कमाल साहब या उस वक्त के बहुत सारे लोगों को बनाने में और उनकी रुकनीत को रुकन असम्बली बनाने तक के लिए कई जगहों पर कागजात तक को तब्दील किया था, वो इस वक्त कहाँ हैं? ये बड़ा एक अहम सवाल है। हमें ये बात मालूम है कि वो कहाँ पर है और किस तरह से, लेकिन इस कहानी को फ़िलहाल यहाँ छोड़ते हैं, और हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि उस वक्त कौम किस तरीके से कैसे बना था और कैसे हुआ था। मज़ीद बातें, मज़ीद गुफ्तगू आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा कि उसके बाद क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, किस किस तरह के मामलात हुए। तफसीलात ज़रूर देखिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।